रीबर्थ ऑफ माई एनिमी एपिसोड 4। यही चीज तुम जैसे कमजोरों के लिए ही बनी है, जो दूसरों के बारे में सोचता है, जिन्हें ये भी नहीं पता कि हम जिनकी मदद कर रहे हैं। क्या वह यहाँ पर मदद तो हर कोई कर देता है, पर उन्हें याद करने वाला कोई भी नहीं होता है। स्वीट हार्ट, तुम जितना इस बारे में सोचोगी उतना ही तुम परेशान हो जाओगे। ये दुनिया है, यहाँ पर हर किसी को किसी न किसी चीज को पाने के लिए मेहनत करनी ही पड़ती है, तभी तो उसे वैल्यू पता चलता है। आयता सुनकर अपने होठों पर एक मुस्कुराहट लिए, यह मुझे भी पता है मिस्टर ओजिसवल, पर कुछ बच्चों की जिंदगी ऐसी होती है जहां पर उन्हें मेहनत तो करने का हौसला होता है, पर उन्हें उनकी मंजिल नहीं मिलती है। अगर मंजिल भी मिल जाए ना, तो उसे मंजिल को हासिल करने के लिए फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम होता है। रही बात याद करने की, तो भगवान हर तरफ है, उनकी नज़र हर तरफ होती है। अब मदद करके तो देखिए, खुशी आपके कदमों में खुद ही खुद आ जाएगी। कहकर वो अपनी जगह पर खड़े होने वाले थे कि उससे पहले ही ध्वस्त, जो इतनी देर से खामोश होकर उसकी बातों को सुन रहा था, वो उसकी तरफ देखकर अपनी गहरी आवाज में, स्वीटहार्ट, गुस्सा जरूरी है, पर इतना भी नहीं कि तुम पूरा गुस्सा अपने खाने पर निकालो। तुमने कुछ खाया नहीं है, चेहरे पर बहुत सारी उदासी दिख रहे हैं और नाराजगी है, पर मैं तुम्हारी नाराजगी को दूर करने वालों में से नहीं हूं। शांति से ब्रेकफास्ट कंप्लीट करो, नहीं तो मुझे ब्रेकफास्ट कंप्लीट करवाना बहुत अच्छी तरह से आता है। क्या तुम चाहती हूं मैं ऐसा कुछ करूं? कहकर वो अपने होठों पर एक हल्की सी तिरछी मुस्कुराहट लिए उसे देखने लगता है। उसकी बात को सुनकर आयता कहती नहीं है, वो खामोश हो जाती है। वो अपनी नजरें नीचे झुकाकर ब्रेकफास्ट करने लगती है। ध्वस्त उसकी तरफ देखकर गहरी सांस लेता है और फिर वह भी खामोश होकर ब्रेकफास्ट करने लगता है। ब्रेकफास्ट होने के बाद आयता अपनी जगह पर खड़ी होकर वहां से जाने लगते हैं, क्योंकि पहले ही ध्वस्त अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट करके वहां से जा चुका है। आयता हाल में आती है, तब वो सोफे पर बैठे हुए ध्वस्त को देखते हैं, जिनके हाथों में इस समय कोई फाइल थी, जिसे वो बड़ी सीरियस होकर पढ़ रहा था। जिसे देखकर वह एक गहरी सांस लेती है और वही खामोश होकर उसके सामने वाले सोफे पर बैठ जाती है। वो बिल्कुल भी उसे डिस्टर्ब नहीं करती। वो इंतजार करती है कि कब वह अपनी फाइल से अपनी नजरें हटाए और फिर वह अपनी बात उससे कहें। करीब 15 मिनट हो जाते हैं, फिर भी ध्वस्त ने फाइल को अपने हाथों से साइड में नहीं किया था। अब उसका सब्र जवाब दे चुका था। वह गहरी सांस लेकर, मिस्टर ओजिसवल, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, आशा है आप मेरी बातों को सुनेंगे, कहकर वो उसे देखने लगते हैं, जो फाइल को पढ़ तो चुका था, पर उसने जानबूझकर उसे परेशान करने के लिए फाइल को अपने हाथों में रखा था। वह देखना चाहता था कि उसकी स्वीट हार्ट में कितना सब्र करने की ताकत है। वो अपनी फाइल को वही साइड में रखकर कॉफी टेबल पर अपने दोनों पैरों को रख देता है और अपनी गहरी नजरों से उसे देखकर अपनी गोद में बैठने का इशारा करता है, जिससे आयता अपनी आंखें छोटी छोटी करके उसे गुस्से में देखते हुए, यह क्या हरकत है, और आप ऐसे कैसे मुझे इशारा कर सकते हैं? आप शायद भूल गए हैं, पर याद दिला दूं, मैं एक शादीशुदा लड़की हूं, जिसका पति है ऑलरेडी। आपके अंदर थोड़ी भी शर्म नहीं है? आयता इसके आगे कुछ कह पाती उससे पहले ही उसे ध्वस्त के मुस्कुराने की आवाज सुनाई देती है। वह हैरानी से उसे देखते हैं, जो हंसे जा रहा था। अब वह उसे देखकर हंसते हुए, सच में, वैसे मजाक बहुत अच्छी तरह कर लेती हूँ स्वीट हार्ट। आखिर कौन पति है तुम्हारा, जिसने रात में तुम्हें पैलेस से बाहर निकले, जिस तुम्हारे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगा, जिसे मतलब ही नहीं है तुमसे, जो आए दिन किसी लड़की के साथ अपनी रातें रंगीन करे? अच्छा, तुम भूल गई हूँ, सुहागरात के दिन पति अपनी पत्नी के साथ होता है स्वीट हार्ट, और वह किसी और के साथ चला गया। इससे शादीशुदा कहना गलत भी हो सकता है। गले में मंगलसूत्र पहनना मतलब शादी तो नहीं हो सकती। इसे तुम फांसी का फंदा जरूर कह सकती हूँ, पर परेशान मत हो, मैं हूं ना यहाँ पर, मैं सब कुछ तुम्हारे लिए कर दूंगा बस। कहकर अपने होठों पर एक हल्की सी तिरछी मुस्कुराहट लिए उसे देखने लगता है। वही उसकी इस बात को सुनकर आयता तरह से ब्लैक हो जाती है। उसके चेहरे पर हल्का हल्का पसीना आने लगता है। वो उसे देखकर अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके अपनी आवाज में हल्का सा गुस्सा लिए, आखिर आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि वह क्या करता है क्या नहीं, पर एक बात अच्छे से याद रखना, हम दोनों के बीच ये पर्सनल है, और मुझे नहीं लगता कि मुझे इस बारे में आपसे कोई बात करनी चाहिए। और वैसे भी मैं जिसकी बीवी हूं, वो तो आपका दुश्मन है। अब उसे बर्बाद करना है, तो इसका फायदा तो आप उठा लेंगे मिस्टर ओजिसवल। आखिर बजाज खानदान की बहू आपके साथ है, और यह रिश्ता रखें तो इससे आपको ही फायदा होगा, बदनामी तो मेरी हो जाएगी।
किसी को बर्बाद करने के लिए इस हद तक जाना भी सही नहीं है, और मैं ये भी जानती हूँ ये सब आप जानबूझकर कर रहे हैं क्योंकि आप सिर्फ अपना बदला पूरा करना चाहते हैं। और मैं एक बदनसीब हूँ जो उसे खानदान की बहू बन गई हूँ जिस खानदान के इतने गिरे हुए दुश्मन हैं। कर वो गुस्से भरी नजरों से उसे देखकर जाने लगती है, पर वह जबकि उससे पहले ही वो खुद को हवाओं में महसूस करती है कि वजह से वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। ध्वस्त ने उसे अपनी गोद में उठाकर सोफे पर पटक दिया था और खुद उसके ऊपर जाकर उसके दोनों हाथों को पकड़कर ऊपर की ओर करके अपने दांत पीसते हुए, स्वीट हार्ट, लगता है तुम्हें प्यार हजम नहीं होता है जो तुम मुझे एक जानवर बनाना चाहती हो। एक बात याद रखना, मुझे अगर जानवर तुमने बना दिया ना तो तकलीफ तुम्हें ही होगी। प्यार से पेश रहा हूं क्योंकि मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूं। अगर मैं अपनी पर आ जाऊं ना, इतना याद रखो, अब तक तुम बदनाम हो जाती और तुम्हारा वो पति तक बदनाम हो जाता, दुनिया में मुंह दिखाने के लायक तक नहीं रहता। शांत बैठा हूं तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से, नहीं तो अभी तक ऋतिक बजाज दुनिया की नजरों में आकर एक हंसने का कारण बन जाता। तुम्हें क्या लगता है मैं कुछ नहीं कर सकता? मैं वो कर सकता हूं जो तुम सोच भी नहीं सकती, और तुम्हें पाने के मुझे ज्यादा परेशानी उठाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बजाज खानदान खुद तुम्हें धक्के मारकर अपने पैलेस से और अपने बेटे के जिंदगी से निकलने की पूरी तैयारी कर रहा है। और वो शादी ऋतिक और हिमांशी की करना चाहते हैं, जिसके साथ तुमने रात के दिन देखा था। कुछ याद आया? कहते कहते वो उसकी आंखों में बेहद गुस्से में देखने जाता है। बहुत ही ज्यादा अजीब तरह से चमक रही थी, जिसे देख आयता और परेशान हो गई। वो सोच में पड़ जाती है कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। पूरी तरह से खामोश हो जाती है। तभी उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। उसकी आंखों के आंसू देकर ध्वस्त अपनी आंखें बंद करके अपनी गहरी आवाज में उसके गालों को सहलाते हुए, आंखों के आंसू जितना तुम जाया करोगे ना, उसकी कदर करने वाला कोई भी नहीं है यहाँ पर। इतना समझ लो कि तुम चाहे कितना भी रो लो, दुनिया में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारा वो पति ऋतिक बजाज, तुम तो उसके साथ शादी कर चुकी हो ना। अब बीवी के लिए एक पति क्या कुछ नहीं करता है। घर से बाहर निकाल दिया, वो भी इतनी रात को। ये भी ना सोचा कि तुम्हारे साथ क्या होता है। तुम्हें याद तो है कल तुम्हारा एक्सीडेंट होते होते बचा है। अगर वक्त रहते हैं मैं नहीं आता तो शायद तुम किसी और के हाथ में चली जाती। वैसे जान सकता हूं कि तुम्हारी कल रात हालत किसने की थी? क्या थप्पड़ ऋतिक बजाज ने मारा था? कहकर उसकी आंखों में एक अंगारे दिख रहे थे। और वही उसकी बात को सुनकर एक पल के लिए तो आयता सो जाती है। वो कुछ कह नहीं पाती है। उसके आंखें भी उसे डरा रही थी। उसकी खामोशी को देखकर वो अपनी ठंडी आवाज में, इसका मतलब तुम कहोगी नहीं, पर मुझे पता लग चुका है। बेहतर यही है तुम्हारे लिए कि यहाँ पर रहकर आराम करो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर वो उसके बालों को सहलाकर उसे दूर हो जाता है, और वही आयता कर परेशान होने लगती है। वो उसे देखकर परेशानी भरी आवाज में, नहीं, इसके कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे बहुत ज्यादा एहसान मुझ पर कर दिए हैं, अब और एहसान मत करो। तुम मुझे पहले छोड़ दो, मैं देख लूंगी मुझे क्या करना है। वैसे भी अगर कल को किसी को ये पता चला तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी, बदनामी सहनी होगी मुझे, और यह मैं बिल्कुल नहीं चाहती। ध्वस्त तो अपनी गर्दन को दाएं बाएं करके आंखें बंद करके गहरी सांस लेता है और फिर आयता के पास चला जाता है। वो उसके दोनों कंधों को पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे उसके दोनों हाथ उसके सीने पर चले जाते हैं। वो अपनी ठंडी मगर गहरी आंखों से उसे देखते हुए, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें बहुत खुशी मिलती है गुस्सा दिलाने में। एक बात अच्छे से याद रखना, मैं ऋतिक बजाज नहीं, ध्वस्त ओजस्वाल हूं। किसी को बर्बाद करने के लिए एक सेकंड तक नहीं सोचता। ये बात अच्छे से याद रखना। कोई तुम्हें कुछ कहने से पहले 10 बार सोचेगा, क्योंकि तुम्हारा नाम मुझसे जुड़ने वाला है। किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वह कर उठाकर तुम्हें कुछ कहे। बेहतर यही है कि मुझे गुस्सा मत दिलाओ और शांति से कमरे में जाकर आराम करो, इससे पहले मैं तुम्हें थकना शुरू करूं। क्या चाहती हूं? कहते हुए वो अपनी 2 उंगलियों को उसके चेहरे पर ले जाता है और उसके बालों को उसके कान के पीछे करके अपनी गहरी मगर वार्निंग भरी आंखों से उसे देखने लगता है, जिसे देखकर वो डर जाती है और पूरी तरह से खामोश होकर उससे दूर भागने लगती है। ध्वस्त तो अपनी गर्दन को दाएं बाएं करके आंखें बंद करके गहरी सांस लेता है और फिर आयता के पास चला जाता है। वो उसके दोनों कंधों को पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे उसके दोनों हाथ उसके सीने पर चले जाते हैं। वो अपनी ठंडी मगर गहरी आंखों से उसे देखते हुए, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें बहुत खुशी मिलती है गुस्सा दिलाने में। एक बात अच्छे से याद रखना, मैं ऋतिक बजाज नहीं, ध्वस्त ओजस्वाल हूं। किसी को बर्बाद करने के लिए एक सेकंड तक नहीं सोचता।
ये बात अच्छे से याद रखना, कोई तुम्हें कुछ कहने से पहले 10 बार सोचेगा, क्योंकि तुम्हारा नाम मुझसे जुड़ने वाला है। किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वह कर उठाकर तुम्हें कुछ कहे। बेहतर यही है कि मुझे गुस्सा मत दिलाओ और शांति से कमरे में जाकर आराम करो, इससे पहले मैं तुम्हें थकना शुरू करूं। क्या चाहती हूं? कहते हुए वो अपनी 2 उंगलियों को उसके चेहरे पर ले जाता है और उसके बालों को उसके कान के पीछे करके अपनी गहरी मगर वार्निंग भरी आंखों से उसे देखने लगता है, जिसे देखकर वो डर जाती है और पूरी तरह से खामोश होकर उससे दूर भागने लगती है। ध्वस्त उसे अपने से दूर जाते हुए देखकर बड़ी अजीब तरह से मुस्कुराते हुए, जितना भी तुम मुझसे दूर भाग चाहो स्वीट हार्ट, अब तो तुम्हें कोई भी मुझसे नहीं बचा सकती, चाहे वो तुम्हारा भगवान ही क्यों ना हो। कहकर वो बड़े अजीब तरह से मुस्कुराने लगता है, फिर वहां से अपने मोबाइल को लिए जाने लगता है। बजाज पैलेस का माहौल बहुत ही ज्यादा भयानक हो चुका था। ऋतिक परेशान सा सोफे पर बैठा हुआ था। उसका चेहरा पूरी तरह से परेशानी में भर चुका था। उसकी माँ और पापा दोनों ही आ गए थे। वो दोनों ही उसके पास आकर उसके सामने वाले सोफे पर बैठ जाते हैं। ऋतिक के माँ ऋतिक की तरफ देखकर अपनी गहरी आवाज में, कोई जरूरत नहीं है उसे लड़की के पीछे अपना टाइम वेस्ट करने की। वैसे भी तुम्हारी शादी तो हमने पहले ही कहा है किसके साथ करवानी है, तो तुम क्यों इतना ज्यादा परेशान हो रहे हो? वैसे भी वो लड़की मिल नहीं रही है, तो क्या भरोसा उसका कोई आशिक हो सकता है? माँ की बात सुनकर ऋतिक अपनी जगह पर खड़ा होकर हैरानी भरी आवाज में, माँ आप क्या बात कर रही हूँ? आप सोच समझकर कुछ बातें करो। माना आप उससे नफरत करती हैं, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप ऐसी बात करेंगे। मतलब अब जानती भी हो आयता क्या है, क्या कर रही होगी? या किसी ने किडनैप किया है? रात से गायब है वो और आप कह रही हैं कि मैं ये सब छोड़ दूं। आखिर आप समझ क्यों नहीं रही है मेरी बात? ये सुनते हैं मिसेस बजाज ऋतिक की तरफ देखकर अपनी जगह पर खड़ी होकर गुस्से भरी आवाज में, बेटा तुम मेरी बात समझ नहीं रहे हो। एक बात अच्छे से याद रखना, अगर वो खानदानी लड़की होती यहाँ पर आ जाती, वो कहीं पर भी नहीं जाती। वो ऐसी अकेले पैलेस से कैसे जा सकती है? वैसे भी तुम दोनों के बीच अगर झगड़ा हो रहा है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि वो पैलेस को छोड़कर हमारी इज्जत को नीलामी पर दे देगी। मैंने पहले भी कहा था वह हमारे घर की बहू नहीं है, और अब भी कह रही हूं वह हमारे घर की बहू बनने के लायक नहीं है। बेहतर यही है कि तुम ज्यादा सोचो मत। डिवोर्स पेपर पर सिग्नेचर करो, मैं कोर्ट में सबमिट कर दूंगी और वहां पर कह दूंगी कि उसकी डेट हो गई है। वैसे भी मुझे नहीं लगता कि पूरी जिंदगी वह तुम्हें दिखेगी नहीं। बेहतर यही है कि तुम ये सब छोड़ दो। और हाँ, आज शाम को हम ओजस्वल पैलेस जाने वाले हैं। मैंने बात की है, वो हमारे साथ रिश्तेदारी करने के लिए तैयार है, दुश्मनी भूलकर। कहते कहते वो उसे गुस्से में देखने लगते हैं और वही उसकी बात को सुनकर ऋतिक कुछ कहना तो चाहता था, पर उसके पापा उसे कुछ खाने के लिए रोक देते हैं। मिस्टर बजाज अपनी जगह पर खड़े होकर अपने बेटे की तरफ देखते हुए, मैंने तुम्हारी पसंद को ना बिल्कुल भी नहीं कहा था। अगर वो तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार होती, तुम्हारी बात मानती, तब हम इस बारे में सोचते हैं। पर तुमने तो जंगली इंसान को घर पर लाकर खड़ा कर दिया है, जो इंसानों के बीच रहने की बिल्कुल भी औकात नहीं रखता है। मैंने पहले ही कहा था, छोटे लोग, छोटी सोच, उनके अंदर इतनी भी मेहनत नहीं होते हैं कि हम जैसे सोसाइटी में रहते हुए उन्हें कैसे बिहेवियर करना है। तुम उसे अपने बिजनेस पार्टी में ले जाने से पहले 10 पास सोचोगे, वहां जाने की वह लायक है या नहीं। सबके बीच तुम्हारी इंसल्ट होने लगेगी। उसकी वजह से बेहतर यही है कि तुम ये सब छोड़कर डिवोर्स पेपर पर सिग्नेचर करो, सारी चीज में हैंडल कर दूंगा। पर वो उसके कंधे पर हाथ रखकर वार्निंग भरी आवाज में, और यह मेरा लास्ट डिसीजन है कि तुम अब हमारी पसंद से शादी करोगी। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा फ्यूचर है। तुम किसी भी लड़की के लिए सैक्रिफाइस बिल्कुल भी नहीं करने वाले हो। तुम जानते हो कि हमारा बिजनेस कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके कंधे को दबाकर उसे आंखें दिखाकर वो वहां से चले जाते हैं। ऋतिक अपने पेरेंट्स को जाते हुए देखा है। सिगरेट के बॉक्स को अपने हाथों में लिए उसमें से सिगरेट को निकालकर अपने होठों पर रखकर उसे जलते हुए अपनी आंखें बंद कर लेता है। वो गुस्से भरी आवाज में अपनी आंखें खोलकर अपने हाथों की मुठियां बनाते हुए, आयता एक बार मुझे मिल जाओ, सच में मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हो सकती है पैलेस के बाहर जाने की? इतना सेल्फ रिस्पेक्ट भी अच्छा नहीं है। अब पता नहीं तुम हो कहां पर। परेशान कर रखा है तुमने। पहली बार में किसी लड़की के लिए इतना परेशान हो रहा है। सोच सोच कर गुस्सा आ रहा है। तुम्हारी वजह से ना तो मैं सही से सांस ले पा रहा हूं और ना ही कुछ सोच पा रहा हूं। हर तरफ तुम्हें ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं,
पर फिर भी तुम कहीं पर भी नहीं मिल रही हो। आखिर गई तो गई कहाँ पर होगी? इतनी मुश्किल से तुम्हें हासिल किया था और तुम मुझे छोड़कर चली गई। यह सही बिल्कुल भी नहीं है। अगर मुझे पता चला कि तुम मुझे धोखा दे रही हो और किसी के साथ चली गई हो, तो याद रखना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। खुद से ही इतना कहकर वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और सिगरेट के लंबे लंबे केश लेने लगता है। वहीं प्राइवेट पैलेस में आयता बिस्तर पर लेटी हुई थी। इस समय उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे, बल्कि उदासी थी। वो अपनी आंखें बंद रख चुकी थी। उसकी आंखों में एक परेशानी दिखने लगती है, जैसे वह किसी चीज से परेशान है। वो अपनी जगह पर बैठकर अपने सर पर हाथ रखकर खुद से ही, है भगवान, मैं कहाँ फंस गई हूँ दो जंगली जानवरों के बीच। मुझे अपने लाकर खड़ा कर दिया है। एक है जिसने मेरी जिंदगी जहन्नम बना दी है, और दूसरा है जो सबसे ज्यादा खतरनाक है। दिखाता कुछ और है और असल में कुछ और ही है। मैं अच्छे से जानती हूँ ये सब वो जानबूझकर कर रहा है, क्योंकि मैं उसकी दुश्मन की बीवी हूँ। मैं अपना फायदा उठाने उसे बिल्कुल भी नहीं दे सकती। कैसे मैं इस सब से बाहर निकाल दूँ खुद को? क्या करूँ जिससे ये सब खत्म हो जाए? मैं फिर से अपनी जिंदगी में चली जाऊं जहां पर मैं बहुत ज्यादा खुश रहूं। और यह पर कुछ भी नहीं है मेरा सिवाय दर्द और तकलीफ के और एक बेइज्जती, और ऊपर से उसे ऋतिक में बजाज की बातें नफरत होने लगी है। मुझे उसकी बातों से, और उससे कोई कैसे इतना नीचे गिर सकता है? कहते हुए उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। वो गहरी सांस लेकर कुछ सोचने लगते हैं। बालकनी में चली जाती है। बालकनी में आकर वो गहरी सांस लेकर अपनी आंखें बंद करते हुए खुद से ही, मुझे कुछ भी करके पता लगाना ही होगा कि आखिर यह ऋतिक बजाज कह क्या रहा था। आखिर उसकी बातों का मतलब क्या है? क्या सच में? नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मेरी माँ ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। पर अगर यह सच हुआ तो बचपन से लेकर अब तक चाचा जी सिर्फ और सिर्फ मेरी माँ से नफरत करता है, और उन्होंने बहुत सारे ताने भी देना शुरू कर दिए थे, और मेरी माँ खामोश होकर सिर्फ सोने जा रही थी। मुझे कुछ भी करके इसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालनी होगी। मुझे जाना ही होगा कि आखिर मेरे पापा कौन है। क्या सच में मेरे पापा वो नहीं है? अगर ऐसा होता तो? इतना कहकर वह अपना सरनामे हिला देती है। वो कुछ सोचने लगते हैं। वो चारों तरफ देखकर अपने सर पर हाथ रखते हुए, मेरा मोबाइल तक मेरे पास नहीं है, क्या करूं? बाहर देखती हूँ किसी का मोबाइल है कि नहीं। एक बार मुझे उससे तो मिलना होगा, क्या पता वो मेरी मदद कर ले। खुद से ही इतना कहकर वो कमरे से बाहर जाने लगते हैं। कमरे से बाहर जाकर वो हॉल की तरफ आ जाती है। हॉल में उसे एक मोबाइल मिलता है। वो कुछ सोचकर उसे मोबाइल को अपने हाथों में लेती है और उसे खोलने लगते हैं। वो चारों तरफ देखकर खुद से ही, आखिरी मोबाइल किसका है? पता नहीं चल आयता काम चला दे, अगर कोई आ गया तो उसे बोल देना जरूर थी, इसी वजह से मोबाइल लिया है। खुद ही इतना कहकर वो किसी को कॉल लगाने लगती है। कुछ देर के बाद कॉल अटेंड होता है, तो वो परेशान होते हुए, हेलो आयता बात कर रही हूँ, मुझे तुम्हारी बहुत ज्यादा जरूरत है, क्या हम मिल सकते हैं? सुनकर सामने से एक लड़की की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। मैडम जिंदा है कि मर गई हो? कहाँ पर हो तुम? तुम्हारे बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है। और तुम्हारा वो चाचा जल्लाद है, कल उसके घर क्या चले गए? मुझे कह रहा है कि यहाँ पर पैर मत रखना। जालिम कहीं का, मन कर रहा है उसे उबलते हुए तेल में डालकर फ्राई कर दो। और तू है कहाँ पर? कौन सी जगह पर जाकर छुप गई है? एक बार भी मुझे कॉल करके बताना। तुमने जरूरी नहीं समझा कितनी ज्यादा परेशान हो गई हूँ। 2 दिन ही हुए हैं मुझे मुंबई आकर, और तुम गायब हो। कितनी ज्यादा एक्साइटेड, तुम्हारी वजह से सारी एक्साइट पानी में चली गई। मन कर रहा है तुम्हारा गला दबा कर तुम्हारी जान ले लूं। खुद ही इतना कहकर वो किसी को कॉल लगाने लगती है। कुछ देर के बाद कॉल अटेंड होता है, तो वो परेशान होते हुए, हेलो आयता बात कर रही हूँ, मुझे तुम्हारी बहुत ज्यादा जरूरत है, क्या हम मिल सकते हैं? सुनकर सामने से एक लड़की की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। मैडम जिंदा है कि मर गई हो? कहाँ पर हो तुम? तुम्हारे बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है। और तुम्हारा वो चाचा जल्लाद है, कल उसके घर क्या चले गए? मुझे कह रहा है कि यहाँ पर पैर मत रखना। जालिम कहीं का, मन कर रहा है उसे उबलते हुए तेल में डालकर फ्राई कर दो। और तू है कहाँ पर? कौन सी जगह पर जाकर छुप गई है? एक बार भी मुझे कॉल करके बताना। तुमने जरूरी नहीं समझा कितनी ज्यादा परेशान हो गई हूँ। 2 दिन ही हुए हैं मुझे मुंबई आकर, और तुम गायब हो। कितनी ज्यादा एक्साइटेड, तुम्हारी वजह से सारी एक्साइट पानी में चली गई। मन कर रहा है तुम्हारा गला दबा कर तुम्हारी जान ले लूं। आयता सामने वाली लड़की की बात को सुनकर गहरी सांस लेती है। गहरी सांस लेकर खुद को शांत करते हुए, बस हो गया, और कितना मुझे मरोगी?
मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। हम दोनों कहीं मिलते हैं। मैं तुम्हें एड्रेस सेंड कर दूंगी, वहां पर हम दोनों मिलेंगे। ये सुनकर सामने वाली लड़की अपनी आंखें छोटी छोटी करके गुस्से भरी आवाज में, और मैडम हो कहां पर तुम? ये तो बताओ मुझे। कुछ भी बात नहीं रही हो और मिलने के लिए जिद कर रही हूं। पता तो चले कि आखिर तुम हो कहां पर। मतलब इतने दिनों से मैं परेशान सी हो गई हूं। महीने से तुम्हारा चेहरा नहीं देखा। पता है मेरी हार्ट बीट कितनी ज्यादा तेज हो गई है। पता है ना तुम्हें मेरी जान हो, और तुम्हें मैं कैसे देख सकती हूँ? खुद से दूर जाते हुए बहुत बुरी हो तुम, मेरा दिल दर्द करने लगा। उस लड़की की फ्लर्टिंग बातों को सुनकर वो अपने सर पर हाथ रखकर गहरी सांस लेते हुए, कभी तो सुधर जा। ऐसी बातें करती रहेगी तो सच में कुछ भी नहीं होने वाला है तुम्हारा। मैंने कहा ना, मैं बहुत जल्द तुमसे मिलेगी। अब इतना भी ज्यादा परेशान मत हो। मैं जहां भी हूं वहां पर बिल्कुल ठीक हूं। कोई परेशानी नहीं है। बस तुम मुझसे मिल जाओ। मुझे इस समय तुम्हारी बहुत जरूरी है। मैं तुम्हें एड्रेस सेंड कर दूंगी और टाइमिंग भी बता दूंगी, फिर हम दोनों मिलते हैं। सुनकर सामने वाली लड़की बस मुस्कुराहट देती है। कुछ देर की बात के बाद आयता कॉल को कट कर लेती है और मोबाइल को वहीं पर रखकर कुछ सोचने लगती है। वो चारों तरफ देख रही थी। तभी उसे एक फीमेल सर्वेंट दिखती है। वो उसके पास चली जाती है। जैसे ही आयता अपने पास आते हुए वो सर्वेंट देखते हैं, वो अपना सर झुका लेती है। आयता बहुत ज्यादा अजीब लग रहा था। आखिर उसे इस सब की बिल्कुल भी आदत नहीं थी। वो एक गहरी सांस लेकर उसे सर्वेंट की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए, क्या तुम बता सकती हो मुझे ध्वस्त ओजस्वाल कहाँ पर है? ये सुनकर वो सर्वेंट कुछ सोचते हुए गार्डन की तरफ इशारा कर देती है। आयता इशारा समझकर अपना सर हिलाकर गार्डन की तरफ चली जाती है। गार्डन में वह जैसे ही आते हैं, वह देखते हैं ध्वस्त सोफे पर बैठा हुआ था और उसके सामने एक आदमी खड़ा था, जिसे अपना सर झुकाकर अपने दोनों हाथ बंधे हुए थे और वो रिस्पेक्टफुली तरीके से खड़ा था। आयता उसे ऐसे बैठे हुए देखकर अपने मन में ही, सच में ऐसे रहते हैं राजा महाराजा की जिंदगी, हर कोई अपना सर झुका लेता है। कितना बड़ा पैलेस से और घमंड तो इतना है कि कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। पैसे आने के बाद इंसान इतना बदल जाता है कि उसे दुनिया ही नजर नहीं आती, यह इंसान नजर नहीं आते हैं। पता नहीं आखिर ऐसे लोग क्यों इस दुनिया में ही आते हैं, जो हर किसी को परेशान कर रखा है। खुद की जिंदगी तो जी रहे, दूसरे के जिंदगी को क्यों आग लग रहे हैं? खुद से ही इतना कहकर वो गहरी सांस लेकर अपना सर हिला देती है और कुछ सोचते हुए ध्वस्त के पास जाने लगते हैं। ध्वस्त जो सामने खड़े त्रिशूल से बात कर रहा था, वो जब आयता यहाँ पर आते हुए देखा है तो अपना सर झुकाकर गहरी सांस लेता है। ध्वस्त भी अपनी नजर तिरछी करके आयता आते हुए महसूस कर लेता है। वह गहरी सांस लेकर अपने हाथों के इशारे से त्रिशूल को जाने का इशारा कर देता है। उसका इशारा समझकर वह अपना सर झुकाकर बाहर से चला जाता है। आयता ध्वस्त के सामने खड़ी हो जाती है। इस समय उसने अपना सर नीचे झुका लिया था। वह गहरी सांस लेकर बड़ी मासूमियत से, वो दोस्त से मुझे मिलने के लिए जाना है और मेरे पास मोबाइल तक नहीं है मेरा, तो मुझे उसे मैसेज तक करना है, क्या मैं जा सकती हूँ? कहते हुए वो खामोश हो जाती है, क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन तो होता ही नहीं है। उसे इस पैलेस के बारे में कुछ पता नहीं है और वह जाएगी कैसे? अब उसे सिर्फ ध्वस्त से ही परमिशन लेनी होगी। ध्वस्त अपनी स्वीट हार्ट को देखा है। चेहरे पर दुनिया भर की मासूमियत दिख रही थी, जो थोड़ी देर पहले एक जंगली बिल्ली बन गई थी। वो गहरी सांस लेकर अपने होठों पर एक मुस्कुराहट लिए, जा सकती हूँ, और हाल में जो मोबाइल रखा है वो तुम्हारा ही है। अच्छा, तुमने ध्यान नहीं दिया, वो तुम्हारे लिए ही वहां पर रखा गया था। अभी तो तुम जा सकती हो। शाम को तुम्हारे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है और मुझे पता है तुम्हें वो सरप्राइज बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है। कहकर उसे आंख मारकर अपने होठों पर डिवाइल स्माइल यह वहां से चला जाता है। उसकी बात और उसके यह मुस्कुराहट उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी, पर वह ज्यादा ध्यान न देकर जल्दी से हाल में चली जाती है। मोबाइल अब भी उसी तरफ था। वो मोबाइल को अपने हाथों में लेती है तो हैरान हो जाती है, क्योंकि मोबाइल बहुत ही ज्यादा नया था। उसे ज्यादा तो ध्यान नहीं दिया था, पर अब उसके हाथों में मोबाइल आ गया है तो वो जल्दी से अपने दोस्त को मैसेज पर एड्रेस भेज देती है और खुद तैयार होने के लिए चली जाती है। वो तैयार होकर नीचे हॉल में आती है तो उसके सामने एक ब्लैक कपड़े पहने हुए बॉडीगार्ड्स था, जिसे अपना सर झुकाया हुआ था। ये सब उसे इतना ज्यादा इरिटेट कर रहा था कि वह बात नहीं सकते, तो उसके पास कोई ऑप्शन तो था नहीं। इसी वजह से वो खामोश होकर वहां पर आ जाती है। वो बॉडीगार्ड अपना सर झुकाए वैसे ही रिस्पेक्टफुली, मैडम मुझे आपके साथ जाने के लिए कहाँ है? आप मुझे एड्रेस बता दीजिए, वहां पर मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा।
आयता सुनकर पहले तो कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोलने वाली थी। कुछ सोचते हुए वह खामोश होकर उसके पीछे पीछे जाने लगते हैं। दोनों ही वहां से चले जाते हैं। कुछ देर के बाद एक कॉफी शॉप के सामने का आकर रुक जाती है। आयता अपना सर हिलाकर एक गहरी सांस लेती है और उसे कॉफी शॉप के अंदर जाने लगती है। कॉफी शॉप के अंदर वो जैसे ही कम रहती है तो उसे कोना में एक लड़की बैठी हुई मिलती है। उसे देखकर मुस्कुरा देती है और उसके पास चली जाती है। वही वो कोना वाली लड़की जो अपने मोबाइल में कुछ देख रही थी, पर उसे कुछ अजीब सा लगता है, तो अपना सर ऊपर करके जैसे ही सामने से आ रही आयता देखती है तो उसके होठों पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है। वो वहां पर आकर उसे गले लगा लेती है। दोनों एक दूसरे को गले लगा लेती है। दोनों आमने सामने बैठ जाते हैं। पहले तो दोनों खामोश हो जाती है। आयता को देखकर वो लड़की जो इतनी देर से खामोश थी, वो अपने सर पर हाथ रखकर, मैडम बिल्कुल भी खामोश नहीं रहना है। तुम्हें बताओ क्या क्या हुआ है? और तुम किसके घर पर रह रही हो? क्या कर रही हो? क्या खा रही हो? यहाँ तक कि मुझे कॉल क्यों नहीं उठा रही हो? तुम्हारा मोबाइल कहाँ पर है? वो हर एक डिटेल मुझे दे दो, यहाँ पर मैं परेशानी के मारे पूरी तरह से पागल होने वाली हूँ। उसे लड़की की बात को सुनकर पहले तो आयता पानी का गिलास आगे करती है। दोनों के लिए काफी ऑर्डर करने के बाद वो उसे देखने लगते हैं। वह गहरी सांस लेकर, अपूर्वा मेरी बात तो सुनो, इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। सब कुछ बता दूंगी, पहले कॉफी पी लेते हैं, क्योंकि मैं जो बताने वाली हूँ उसके बाद तुम्हारे गले से काफी तो जाने नहीं वाली है। ये सुनकर वो अपना सर हिला देती है। काफी आ जाती है। दोनों पहले कॉफी पी लेने के बाद अपूर्वा उसे देखने लगती है, जिसे देखकर आयता गहरी सांस लेते हुए, तुम्हें तो पता है मेरे चाचा जी कैसे हैं? मैंने तुम्हें बताया था, मैंने सुमन आंटी की पार्टी में किसी लड़के को थप्पड़ मारा था और वह ऋतिक बजाज था। बदले की वजह से उसने मुझसे शादी कर ली। कहते हुए वो तो खामोश हो जाती है और अपूर्वा अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके, तुमने शादी कर ली और मुझे बताया भी नहीं? और कब ये शादी कर ली और कैसे हुई? और तुम? अपूर्वा को बीच में रोकते हुए आयता उसका हाथ पकड़कर उसकी तरफ देखकर अपनी शांत आवाज में, पहले पूरी बात तो सुन लो। शादी हो गई और शादी कैथोलिक स्टाइल में हो गई थी। इंडियन वेडिंग नहीं की गई थी और शादी में उसने मुझे रिंग तो पहना दी थी, जिसे मैंने कहीं गिरा दिया। पता नहीं वो गाय का हो गई। मेरी शादी के दिन उसे शख्स ने मुझे रिंग तो पहना दी। जब किस करने का वक्त आया तो उसने अपने एक्स गर्लफ्रेंड को किस कर लिया। एक बड़ी सी वेडिंग पार्टी रखी थी उसे, पार्टी में वह मुझे किसी और लड़की के साथ लव मेकिंग करते हुए दिखा। मुझे इतनी नफरत होने लगी उसे जैसे इंसान से, मैं कह नहीं सकती कि कोई कैसे इतना नीचे गिर सकता है। मैंने सोचा भी नहीं था कि कोई ऐसा भी कर सकता है। अपना बदला पूरा करने के लिए वो सिर्फ अपना बदला पूरा करना चाहता था। नफरत हद से ज्यादा बढ़ चुकी थी उसके अंदर की। मुझे आप रोना आ रहा था कि क्यों मेरी जिंदगी में ये सब हुआ और इस शादी में मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद होते मेरी ही सुहागरात के दिन। अपूर्वा को बीच में रोकते हुए आयता उसका हाथ पकड़कर उसकी तरफ देखकर अपनी शांत आवाज में, पहले पूरी बात तो सुन लो। शादी हो गई और शादी कैथोलिक स्टाइल में हो गई थी। इंडियन वेडिंग नहीं की गई थी और शादी में उसने मुझे रिंग तो पहना दी थी, जिसे मैंने कहीं गिरा दिया। पता नहीं वो गाय का हो गई। मेरी शादी के दिन उसे शख्स ने मुझे रिंग तो पहना दी। जब किस करने का वक्त आया तो उसने अपने एक्स गर्लफ्रेंड को किस कर लिया। एक बड़ी सी वेडिंग पार्टी रखी थी उसे, पार्टी में वह मुझे किसी और लड़की के साथ लव मेकिंग करते हुए दिखा। मुझे इतनी नफरत होने लगी उसे जैसे इंसान से, मैं कह नहीं सकती कि कोई कैसे इतना नीचे गिर सकता है। मैंने सोचा भी नहीं था कि कोई ऐसा भी कर सकता है। अपना बदला पूरा करने के लिए वो सिर्फ अपना बदला पूरा करना चाहता था। नफरत हद से ज्यादा बढ़ चुकी थी उसके अंदर की। मुझे आप रोना आ रहा था कि क्यों मेरी जिंदगी में ये सब हुआ और इस शादी में मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद होते मेरी ही सुहागरात के दिन। कहते हुए वो खामोश हो जाते हैं और वही उसके खामोशी को देखकर अपूर्वा को बहुत ज्यादा बेचैनी होने लगती है। कुछ गलत होने का एहसास महसूस होने लगता है। वो उसके हाथ को पकड़कर उसे कस के पड़ते हुए उसकी आंखों में देखकर, सब कुछ ठीक तो है? क्या हुआ था तुम्हारे सुहागरात के दिन? मुझे सच सच बताओ। अपने अंदर इतना भी दर्द मत रखो। आयता, मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम अपने अंदर का दर्द मुझे बताओ, क्या हुआ है? आयता ये सुनकर गहरी सांस लेकर उसके हाथ पर अपना दूसरा हाथ रखकर अपने होठों पर एक दर्द भरी मुस्कुराहट लिए। उसे रात में ड्रिंक के नशे में थी। शायद मैंने गलती से पी ली होगी। मुझे याद भी नहीं है मेरे साथ क्या हुआ था। जब दूसरे दिन मेरी आंख खुली तब मुझे पता चला कि मैं एक ऐसे शख्स के साथ अपनी पूरी रात बिताई जो ऋतिक बजाज का दुश्मन है, ध्वस्त ओजस्वाल।
कहकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वही यह सब सुनकर अपूर्वा परेशान होने लगती है। उसके चेहरे पर परेशानी आने लगती, वो उसके हाथ को कस के पकड़कर अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके, मैडम तुमने इतनी बड़ी गलती कैसे कर ली? तुम जानती हो ध्वस्त ओजस्वाल जिसने बिजनेस इंडस्ट्री में अपना कदम रखा था, तब जो वो सिर्फ और सिर्फ 15 साल का था, पूरी बिजनेस इंडस्ट्री पर वो अकेला ही राज करता है। तुम ऐसा कह सकती हो कि उसकी उंगलियों पर बिजनेस चलते हैं। अगर वह किसी को बर्बाद करने पर आ जाए तो उसे बर्बाद ही कर देता है। और ऋतिक बजाज और उसकी दुश्मनी बरसों से चलती आ रही है। दोनों के बीच गहरी नफरत है। इतनी बड़ी गलती तुम कैसे कर सकती हो? और आगे क्या हुआ? उसने तुम्हें छोड़ दिया ना? और तुम ऋतिक बजाज से डिवोर्स कब ले रही हो? मेरा मानो उसे जैसे इंसान को छोड़ दो, वही तुम्हारे लिए बेस्ट रहेगा। आयता पूरी बातों को सुनने के बाद एक गहरी सांस लेकर, ऐसा अगर होता तो मैं पहले ही कर देती। तुम्हें क्या लगता है ध्वस्त मुझे छोड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं। उसने मुझे परेशान कर रखा है। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ मेरे रास्ते में आ रहा है। मैं चाहकर भी उसे अपनी जिंदगी से दूर नहीं कर पा रही हूं। कल रात ऋतिक नशे में था। पता नहीं क्या हुआ था, उसने मुझे सब जबरदस्ती करने की कोशिश की। मैंने जब मन कर दिया तो मुझे घर से बाहर निकाल दिया। तुम्हें पता है उस जैसे इंसान से मुझे इतनी नफरत होने लगी है कि मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती। कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं अपनी वर्जिनिटी ध्वस्त को देखकर बहुत अच्छा किया। आखिर मैं उस जैसे शख्स को कैसे दे सकती हूँ जो अपनी बीवी को छोड़कर किसी और के साथ, मुझे बोलने में भी इतनी ज्यादा घिन महसूस हो रही है। मैं तुम्हें बात नहीं सकती। आयता की बात को सुनकर अपूर्वा परेशान होते हुए, पर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि तुम ऋतिक बजाज से शादी के लिए हाँ कैसे कह सकती हो? और अब तुम कहाँ पर रह रही हो, किसके घर पर हो, ये तो मुझे बताओ। आयता उसका हाथ वैसे ही पड़े अपनी शांत आवाज में, शादी मुझे मजबूरी में करनी पड़ी थी, चाचा चाची की वजह से, और फिलहाल तो मैं ध्वस्त के प्राइवेट पैलेस में रह रही हूँ। समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। ऐसा लग रहा है जैसे मैं पूरी तरह से पागल होने वाली हूँ। उसे इंसान ने मेरी पूरी जिंदगी कंट्रोल कर लिया है। कुछ समझ पा रही हूँ। ऐसे कह सकती हूँ तुम, मैं ऐसी कोई कंडीशन में हूँ जो मैं समझ सकूँ। मैंने उसे कहा है कि मैं उसके साथ रह सकती हूँ। मेरी ऑलरेडी एक शादी हो चुकी है, चाहे कैसा भी हूँ, पर मैं एक शादीशुदा औरत हूँ। और यह बात उसे समझ नहीं आ रहा है। मुझे एक बार समझ नहीं आ रही, यह सब कुछ सिर्फ और सिर्फ दुश्मनी की वजह से कर रहा है। अपने दुश्मनी की वजह से वो मुझे बर्बाद कर रहा है। कभी कभी लगता है कि खुद को खत्म कर लूं। बहुत परेशानी महसूस हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरी जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं है। सब कुछ तो बर्बाद हो ही गया है, अब जी कर भी क्या फायदा? ये सुनकर अपूर्वा उसके हाथों को कसकर पकड़कर उसको अपनी आंखें दिखाते हुए, मैडम जान से मरने का प्लानिंग तुमने कर रखी है क्या? तुम्हें मारने का ख्याल अपने दिमाग में ला सकती थी, पर अब मैं नहीं ला सकती, क्योंकि ध्वस्त ओजस्वाल से पंगा लेना, मेरे जैसे के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि खुद को नर्म में जाने का इनविटेशन दूं। और कुछ भी कर ले, पर मुझे इतना पता है कि तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। पर अगर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है कि अगर मुझसे दुश्मनी निभानी होती तो उसने अब तक दुश्मनी निभा ली होती। इतने सारे मौके थे तुम्हें बदनाम करने के, उसने कुछ भी नहीं किया, बल्कि उसने तो तुम्हें अपने पैलेस में रख दिया है। और अभी तक तुम्हारे साथ कुछ उसने गलत किया है, जैसे बिना मर्जी से तुम्हें छुआ है या तुम्हारे साथ जबरदस्ती रेप वगैरह कुछ, कहकर उसे देखने लगती है। और यह सुनकर आयता अभी सोच में पड़ जाती है कुछ किया है कि नहीं। पर उसने कुछ भी नहीं किया होता है, जिसकी वजह से वो अपना सरनामे हिला देती है, जिसे देखकर वो गहरी सांस लेकर अपने होठों पर एक मुस्कुराहट लिए। तो इसका मतलब साफ है कि वो तुम्हें बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचाना चाहता है। और मुझे बताओ कि वो तुम्हारी मदद क्यों कर रहा होगा? अगर दुश्मनी निभानी है तो वो कैसे भी निभा सकता था, और इतने सारे मौके हैं उसके पास, कुछ और ही है, सोच लो। वैसे मुझे इस बात से परेशानी हो रही है कि ऋतिक बजाज इतना ज्यादा नीचे गिरा हुआ इंसान है। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें उसके साथ कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे उसके दिमाग में अकल आ जाए कि उसने गलत लड़की से पंगा ले लिया है? ऐसे तो अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। और वह इंसान ने तुम्हें ढूंढने की तो कोशिश की होगी, रात से उसके पैलेस में नहीं हूं, आखिर बीवी हो तुम उसकी। ये सुन कर वो उदासी से अपना सरनामे हिला देती है। आयता चेहरे पर बहुत ज्यादा उदासी थी। कुछ देर अपूर्वा से बात करने के बाद वह गहरी सांस लेती है और बिना कुछ बोले वहां से आप चली जाती है। अपूर्वा उसके साथ बाहर आ जाती है। वो उसे सोचने के लिए कह देती है और अपनी स्कूटी की तरफ बढ़ जाती है। आयता कार में बैठ जाती है और अपनी आंख से बंद करके अपूर्वा की बातों के बाथरूम में सोचने लगते हैं, अपने सर पर हाथ रखकर अपने सर को दबाते हुए खुद से ही।
आखिर यह मेरे साथ करना तो करना क्या चाहता है? मैं पागल हो जाऊंगी? कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे और ऊपर से मेरा सर भी बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है। क्या करूं? एक तरफ तो परेशानियां हैं और दूसरी तरफ ये सबसे ज्यादा परेशानी। अब मैं कैसे सारी इन्फॉर्मेशन निकलूंगी? और माँ से भी मिलने जाना है। और पता नहीं इस बजाज ने माँ के मेडिकल फीस भरी है या सिर्फ उसमें कहने के लिए ही कहा है मुझे। कुछ भी करके माँ की मेडिसिन के बारे में सोचना होगा। कहीं पर तो काम के बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन निकालना होगी। कुछ समझ नहीं आ रहा है कहाँ कहाँ ध्यान दूं। इतना कहकर वह अपने सर को दबाने लगती है। फिर एक गहरी सांस लेकर सामने देखने लगती है। कुछ देर के बाद पैलेस के सामने का आकर रुक जाते हैं। वो ज्यादा किसी पर ध्यान न देकर पैलेस के अंदर चली जाती है। एंटरप्राइजेस ध्वस्त अपनी चेयर पर बैठा हुआ था। त्रिशूल उसके सामने आकर एक फाइल को आगे करते हुए, ये फाइन है जो बजाज कंपनी से आए हैं, सिग्नेचर हो चुके हैं और इसमें अब मैडम के सिग्नेचर चाहिए। ध्वस्त यह सुनकर हंसने लगता है। वो फाइल को लिए उसे पर सिग्नेचर देखने लगता है और फिर उसे फाइल को रखकर बड़ी अजीब तरह से, इतनी जल्दी मान गया। सच कहा है, किसी ने अगर बर्बाद होने पर आ जाए इंसान तो वह किसी भी हाल में अपनी बर्बादी को रोकने के लिए किसी को भी दांव पर लगा सकता है। इतना कहकर वो हंसने लगता है। त्रिशूल एक गहरी सांस लेकर उसकी तरफ देखकर, पैलेस से कॉल आया था, आज बजाज फैमिली पैलेस में आने वाली है। वो भी ऋतिक बजाज का रिश्ता लेकर। उन्होंने पेपर पहले ही लॉयर के पास भिजवा दिए हैं। मैडम अगर कोई कैसे करना भी चाहे तो भी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएगी। ध्वस्त तो ये सुनकर कुछ सोचने लगता है। वो कुछ सोचकर बड़ी अजीब तरह से मुस्कुराकर, मतलब पूरा रास्ता ढूंढ लिया है। इन्होंने अपने बेटे को बचाने के लिए पैलेस में कॉल करके कहूं कि शादी के दिन ही मैं आने वाला हूं और शादी बहुत जल्दी रखी जाए तो और भी मजा आ जाएगा। ये दुश्मनी अब कितनी ज्यादा महंगी पड़ती है। ये भी तो पता चले बजाज फैमिली को गलती की है तो उसकी सजा भी मिलनी चाहिए त्रिशूल। और मैंने जो तुम्हें पेपर्स रेडी करवाने के लिए कहा थे वो पेपर से रेडी हो गए हैं। कहकर वो अपनी एक आईब्रो पर करके उसे देखने लगता है और वही उसकी बात को सुनकर त्रिशूल अपना सर हिलने लगता है। इतना कहकर वो हंसने लगता है। त्रिशूल एक गहरी सांस लेकर उसकी तरफ देखकर, पैलेस से कॉल आया था, आज बजाज फैमिली पैलेस में आने वाली है। वो भी ऋतिक बजाज का रिश्ता लेकर। उन्होंने पेपर पहले ही लॉयर के पास भिजवा दिए हैं। मैडम अगर कोई कैसे करना भी चाहे तो भी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएगी। ध्वस्त तो ये सुनकर कुछ सोचने लगता है। वो कुछ सोचकर बड़ी अजीब तरह से मुस्कुराकर, मतलब पूरा रास्ता ढूंढ लिया है। इन्होंने अपने बेटे को बचाने के लिए पैलेस में कॉल करके कहूं कि शादी के दिन ही मैं आने वाला हूं और शादी बहुत जल्दी रखी जाए तो और भी मजा आ जाएगा। ये दुश्मनी अब कितनी ज्यादा महंगी पड़ती है। ये भी तो पता चले बजाज फैमिली को गलती की है तो उसकी सजा भी मिलनी चाहिए त्रिशूल। और मैंने जो तुम्हें पेपर्स रेडी करवाने के लिए कहा थे वो पेपर से रेडी हो गए हैं। कहकर वो अपनी एक आईब्रो पर करके उसे देखने लगता है और वही उसकी बात को सुनकर त्रिशूल अपना सर हिलने लगता है। वो अपनी शांत आवाज में, पेपर्स रेडी होने के लिए मैंने लॉयर्स के पास भिजवा दिए हैं। शाम तक पेपर्स आ जाएंगे, सिग्नेचर कर दोगे तो कल सुबह ही सबमिट हो जाएंगे। ध्वस्त तो ये सुनकर बस अपना सर हिला देता है। सिगरेट को होठों के बीचों बीच रखकर उसे जलने लगता है और वैसे ही ग्लास वॉल के सामने खड़ा हो जाता है। वो ग्लास वॉल के सामने खड़ा होकर अपने होठों के बीचों बीच सिगरेट को रखकर लंबे कैच लेकर सामने गहरी आसमान को देखा है, बड़ी बड़ी ऊंची इमारत को देखा है। ये सब देखकर वो अपनी गर्दन तिरछी करके बढ़िया अजीब तरह से, चीज का एक वक्त होता है बदलना जरूरी है, नहीं तो वह इंसान को तकलीफ देना शुरू कर देता है। पर इंसान को यह भूलना नहीं चाहिए कि वह वक्त उसके लिए कितना जरूरी होता है। कभी कभी यही है, वह इंसान के हाथों से हीरे को निकालकर चांदी को थमा देते हैं और कुछ बेवकूफ लोग उसे चांदी को हीरा समझ बैठ जाते हैं और ऐसी बेवकूफ इंसान को हमेशा मुश्किलों में डाल देती है। शाम का वक्त, आयता ने लंच कर लिया था। वह कमरे में सो रही थी। उसकी नींद जब पूरी हो जाती है तब जाकर वह नीचे हॉल में आते हैं तो देखते हैं शाम के 7 बजे बज चुके थे। कुछ सोचकर वो न्यूज़ देखने चली जाती है। वो जैसे ही न्यूज़ ऑन करती है तो उसके पैरों तले जमीन है, खिसक जाती है, उसके हाथों से मोबाइल गिर जाता है और वही वो सोफे पर बैठ जाती है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था वह क्या कहे। सामने न्यूज़ में उसकी मौत की खबर आ रही थी, जहां साफ साफ लिखा था कि उसका एक्सीडेंट हुआ है। उसकी तस्वीर आ रही थी जिसकी वजह से उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे। वहां पर सर्वेंट भी खड़े थे, वह भी हैरानी से ये सब देख रहे थी। हर कोई न्यूज़ और आयता देखने लगता है
वो परेशान सी अपनी आंखों में आंसू लिए अपने लड़खड़ा की आवाज में, ये हो क्या रहा है मेरे साथ में? मैं कैसे, मेरी न्यूज कैसे आ सकती है? आखिर कोई इतना कैसे नीचे गिर सकता है? इतनी नफरत, इतने बदले की आग में तुम इतनी गिर गए ऋतिक कि तुमने मुझे ढूंढने की जगह मेरी मौत की खबर न्यूज में डाल दी। इतने बेरहम है और बेशर्म कैसे हो सकते हो तुम? तुम्हारे अंदर इतनी भी इंसानियत नहीं है। घटिया इंसान, मुझे नफरत है तुमसे। कहते हुए वो गले में पहने हुए मंगलसूत्र को तोड़ देती है और अपनी गहरी काली आंखें बड़ी बड़ी करके देखने जाती है। उसकी आंखों से आंसू ही आंसू आ जाते हैं। वो सामने देख रही थी, तभी उसका मोबाइल वाइब्रेट होने लगता है, जिसकी वजह से वो जल्दी से मोबाइल को अपने हाथों में लेती है। तो अपूर्वा का कॉल था। वो गहरी सांस लेकर कॉल को उठा लेती है। तो अपूर्वा परेशान होते हुए, आयता ठीक तो हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं है? और यह न्यूज़ क्या चल कर रहा है? ये ऋतिक बजाज इतना नीचे कैसे गिर सकता है? तुम्हें ढूंढने की जगह वह तुम्हारी मौत की खबर हर तरफ फैल रहा है। खुद को बचाने के लिए कोई इतना कैसे नीचे गिर सकता है? सुनते ही वो भी रोते हुए अपनी लड़खड़ाती आवाज में, अपूर्वा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आखिर वो इतना नीचे कैसे गिर सकता है। आखिर वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? मैं क्या करूं? मुझे समझ नहीं आ रहा है कि वह मेरे साथ, मुझे लगा नहीं था कि वह इतना नीचे गिर जाएगा कि मेरी मौत की खबर हर तरफ वह न्यूज़ में फैला देगा। कोई कैसे इतना नीचे गिर सकता है? मैं सोच नहीं सकती, मुझे नफरत होने लगी है सबसे। आखिर मैंने ऐसा क्या किया जो इतना नीचे गिर रहा है? बदला ही तो लेना था ना उसे, पर बदला ऐसा। मुझे इतना गुस्सा आ रहा है कि मैं बात नहीं सकती तुम्हें, और सबसे ज्यादा अपनी बेबसी पर रोना आ रहा है। रोने लगती है, उसके आंसू बहे जा रहे थे। अपूर्वा उसे शांत कर रही थी, पर वह बिल्कुल भी शांत नहीं हो रही थी। उसने कॉल को भी कट कर दिया था। वो रो रही थी, तभी वहां पर ध्वस्त आ जाता है, जिसने अपने एक हाथ में ब्लेजर पड़ा हुआ था और वो बिना किसी इमोशन के साथ अंदर आ रहा था। वो आयता रोते हुए देख रहा था। तभी उसकी नज़र न्यूज़ चैनल पर चली जाती है, जिसे से देखकर वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। वही जब आयता ध्वस्त को अपने सामने देखते हैं, तो वो उसके पास चली जाती है। वो बिना देर किए अपने सर को उसके सीने में छुपाकर रोने लगते हैं। उसे ऐसे रोते हुए देखकर वो हो सके बालों को सहलाता है, पर कुछ भी कहता नहीं है, बल्कि खामोश होकर उसे अपनी गोद में उठाकर सोफे पर बैठ जाता है और उसे अपनी गोद में बैठकर कोई छोटी बच्ची की तरह उसके बालों को सहलाकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। आयता बच्चों की तरह रोते हुए, कोई कैसे इतना घटिया हो सकता है? अगर मुझसे पीछा छुड़ाना ही चाहता तो तुम मुझे बोल देता, मैं खुद उसे डिवोर्स देती। मैंने कहा था उसे डिवोर्स देने के बारे में, पर मैंने नहीं सोचा था कि यह इतना घटिया इंसान होगा कि मेरी मौत की खबर न्यूज़ में फैलाएगा। कोई कैसे इतना नीचे गिर सकता है? आखिर मैंने किया तो किया क्या था इसका? मैंने सिर्फ एक थप्पड़ ही तो मारा था। इसका मतलब ये तो नहीं ना कि यह मेरे साथ इतना नीचे गिरेगा कि। कहते कहते उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं और वही उसकी बात को सुनकर ध्वस्त एक गहरी सांस लेता है। वो अब ये देखा है कि उसकी स्वीटहार्ट अब शांत नहीं होने वाली है। तब वो उसके दोनों गालों को पकड़कर उसकी आंखों में देखकर अपनी गहरी आवाज में, शुश, किसी के बारे में इतना सोचना मतलब उसे वैल्यू देना होता है। स्वीटहार्ट, उसने तुम्हारे साथ बुरा किया है, तो इसका मतलब तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें उसे इसका रिटर्न गिफ्ट देना चाहिए? उसने सही किया है। देखा जाए तो तुम्हारी वह आइडेंटिटी तुमसे छीन ली गई है, जो तुम्हारे लिए कभी बनी ही नहीं थी। तुम ये सोचो कि तुम उसके साथ अब क्या करने वाली हो। ये कलयुग है, यहाँ पर जो जैसा रहता है उसके साथ वैसा होना भी जरूरी है। मासूमियत इतनी भी अच्छी नहीं है जो तुम्हें बर्बादी के रास्ते पर लाकर छोड़ दे। कहकर उसकी आंखों में बेहद गहराई से देखने लगता है। उसकी बातें आयता दिल में एक अलग ही कंपन को पैदा कर रही थी। वो अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके उसे देखकर, मतलब आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? आखिर तुम मुझे साफ साफ कहो, ऐसे पहेलियां में मत बोलो, मुझे डर लगता है अब। कहते हुए वो अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके उसे देखने लगते हैं। वही उसकी बात को सुनकर ध्वस्त अपने ब्लेजर में लाए हुए पेपर्स को उसके सामने करते हुए, ये 2 पेपर हैं, इन दोनों पर तुम्हें सिग्नेचर करनी है। अब सोचो कि तुम्हें क्या करना है। डिसीजन तुम्हारा रहेगा स्वीट हार्ट, पर एक बात अच्छे से याद रखना, अगर तुमने कुछ किया नहीं तो तुम्हें ही तकलीफ होने लगेगी। कहकर वो उसके बालों को सहलाने लगता है। वही पेपर्स को आयता हाथों में ले लेती है। ध्वस्त अपनी जगह पर खड़ा होकर कोर्ट को अपने हाथों में लिए अभी तक ऋतिक बजाज ओजस्वाल पैलेस में चला गया होगा। आखिर इसका पूरा परिवार उसकी शादी जो फिक्स कर रहा है, बिना डिवोर्स पेपर पर तुम्हारे सिग्नेचर की है, उसकी शादी हितांशी ओजस्वाल से फिक्स की जा रही है।
तुम्हारे ऊपर डिपेंड है कि तुम्हें क्या करना है। तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है। अगर तुम फिर से बजाज पैलेस में जाने के बारे में सोच रही हो तो वह तुम्हें मार ही डालेंगे। पर परेशान मत हो, मैं हूं ना। मैं तुम्हें अपना नाम देना चाहता हूं। अब तुम सोचो कि तुम्हें मेरा नाम अपने नाम से जोड़ना है कि नहीं, क्योंकि मैं जबरदस्ती करना बिल्कुल भी नहीं चाहता तुम्हारे साथ। अपनी बात पूरी करके वह वहां से चला जाता है और वही यह सुनकर आयता तरह से हैरान हो जाती है। वो अपने कांपते हुए हाथों के साथ फाइल्स के पेपर्स को पढ़ाने लगते हैं। पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो दोनों पेपर्स को पढ़ रही थी। एक पेपर जूस में डिवोर्स का था और दूसरा पेपर जिस पर मैरिज का था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वो बस उनके पास को देखे जा रही थी। उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे, बस आंखों में आंसू जरूर है। ध्वस्त जो रेलिंग पर अपने दोनों हाथ रखे हुए आयता को देखे जा रहा था, वो कुछ सोचकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसे ऐसे पेपर को देखते हुए देखकर अपने मोबाइल को निकालकर वहां से गुनगुनाते हुए जाने लगता है। करीब 1 घंटे बाद ध्वस्त जब फ्रेश होकर कमरे में आता है, तब उसके सामने आयता दोनों पेपर्स को कॉफी टेबल पर रखे हुए खुद सोफे पर बैठी हुई थी। ध्वस्त कुछ सोचते हुए अपने कदम उसकी तरफ बढ़ने लगता है। उसके चेहरे पर इस समय कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे। वो अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस लेकर अपने टॉवल से अपने बालों को पहुंचते हुए अपने कदम उसकी तरह बढ़ा रहा था। आयता अपनी आंखें बंद कर लेती है जब यह महसूस करती है कि ध्वस्त उस वह की तरफ अपने कदम बढ़ा रहा है। तभी उसकी चिन ऊपर कर देता है ध्वस्त। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।